हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम फिट फाइन और चकाचक हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमित सर की इस बढ़िया सी क्लास में। और प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बच्चों, ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए, यहाँ से ना सीधा सीधा सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कोई भी आपको घुमाया फिराया नहीं जाएगा। आपसे सीधा क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाएगा कि भाई यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है वो लिखिए, या आपसे ये कह दिया जाएगा कि जो प्लेफेयर की अभिकृत है वो लिखिए। ठीक है, तो आपको सीधा वही लिखना होगा, कथन लिखने होंगे। कुछ सत्य कथन आते हैं 1-2 नंबर में, तो वो आपको देखना होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? यूक्लिड की अभिधारणाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। क्या है अभिधारणाएं? ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे यूक्लिड की अभिगृहित के बारे में। देखिए, यूक्लिड ने जो है, अभी जिसका आपने फोटो देखा, ठीक है, तो यूक्लिड जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है। यूक्लिड ने हमें कई सारी अभिगृहित बताई, जिसमें जो पहली अभिगृहित थी वो ये थी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं। फिर दूसरी अभिगृहित थी प्यारे बच्चों, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो शेषफल भी जो योग है वो बराबर होता है। तीसरे नंबर की अभिगृहित थी, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो क्या होता है? शेषफल भी बराबर होता है। फिर चौथे नंबर की अभिगृहित थी कि जो वस्तुएं परस्पर संपाती होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। फिर 5वें नंबर की अभिगृहित थी कि पूर्ण जो होता है, एक पूरा हिस्सा जो होता है, वो अपने किसी भी हिस्से से, अपने भाग से बड़ा होता है। इसके बाद हमने अगली जो अभिगृहित है हमने वो पढ़ी, वो और अगली अभिगृहित क्या थी? अगली अभिगृहित थी हमारी कि वे वस्तुएं जो कि एक ही वस्तु की क्या होती हैं? दुगनी होती हैं, परस्पर क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और 7वें नंबर की अभिगृहित थी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती हैं, परस्पर क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अभिधारणाओं के बारे में। अभिधारणाएं क्या होती हैं? ठीक है, तो जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारी अभिधारणा है, 5 अभिधारणाएं हैं। ठीक है, अभिधारणा क्या होती है बच्चों? ये एक तरह से ऐसी कल्पनाएं होती हैं जिन्हें हम सिद्ध नहीं करते। ठीक है, अभिधारणाओं को बच्चों सिद्ध नहीं किया जाता, अभिगृहित को भी सिद्ध नहीं किया जाता। अभिधारणाएं जो है वो ज्योमेट्री में यानी कि ज्यामिति में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अभिधारणा देखते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर की जो अभिगृहित है, अभिधारणा नंबर 1। तो अभिधारणा नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? अभिधारणा नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अथवा हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा गुजरती है। दो अलग अलग बिंदु हैं, तो दो अलग अलग बिंदुओं से क्या गुजरती है बच्चों? एक अद्वितीय रेखा गुजरती है। दो अलग अलग बिंदुओं से एक अद्वितीय यानी कि यूनिक लाइन। यूनिक का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिक का मतलब होता है अनोखा, जिसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई हो ही ना। ठीक है, यूनिक का मतलब, अद्वितीय का मतलब हो गया जो केवल एक ही है, जिसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। तो अगर आपके पास एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और आगे ये बोल रहे हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से, भिन्न का मतलब है बेटा दो अलग अलग बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा गुजरती है। बात वो एक ही है कि भाई यहाँ पर क्या है? एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इन दो बिंदुओं से एक ही रेखा गुजरती है। ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग बिंदुओं से कई सारी रेखाएं गुजर जाएं, ऐसा नहीं होगा। दो अलग अलग बिंदुओं से एक ही रेखा गुजरती है। ये है यूक्लिड की पहली अभिधारणा।
ठीक है, ये यूक्लिड की क्या है प्यारे बच्चों, पहली अभिधारणा है। समझ में आ गया सबको। चलिए, तो इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं अब देखो आपको ये भी पता है कि जो एक रेखा होती है वैसे उस पर कई सारे बिंदु होते हैं, है ना। एक रेखा पर बच्चों कई सारे बिंदु होते हैं, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, ये भी एक बिंदु है, एक बिंदु ये भी है, एक बिंदु ये भी है। तो एक रेखा पर कई सारे बिंदु हो सकते हैं, बट अगर आपके पास केवल दो ही बिंदु हैं अलग अलग तो उनको मिलाने से केवल एक रेखा बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर बिंदु ही एक हो तो क्या होगा भाई, अगर मान लो कि अगर बिंदु ही एक ही है, अगर एक ही बिंदु है तब क्या होगा, तब कितनी रेखाएं खींच सकते हैं बताओ। अगर बिंदु ही एक है तब कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखो एक रेखा ये हो जाएगी, ठीक है, फिर एक रेखा जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, फिर एक रेखा जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, फिर एक रेखा जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, फिर एक रेखा जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, फिर एक रेखा जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, फिर एक रेखा जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्या यही बस इतनी ही रेखाएं होंगी, नहीं भाई, इस एक बिंदु से तो अभी और भी रेखाएं गुजर सकती हैं। एक रेखा ये भी हो सकती है, एक रेखा देखो ये भी हो सकती है ना, एक रेखा देखो ये भी हो सकती है, एक रेखा देखो ये भी हो सकती है, ठीक है, एक रेखा देखो ये भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर बिंदु एक है तो एक बिंदु से तो अनगिनत रेखाएं होंगी, लेकिन अगर दो अलग अलग बिंदु हैं तो उनसे केवल एक रेखा होगी। ये ध्यान रखें, एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा, ठीक है। आ गया सबको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे अभिधारणा नंबर 2 की। तो अभिधारणा नंबर 2 क्या कहता है, अभिधारणा नंबर 2 में जो है कहा जा रहा है कि एक शांत रेखा, एक शांत रेखा जो है, या जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेखाखंड कहते हैं, इसको अनिश्चित रूप से विस्तृत किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से विस्तृत किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है भाई। एक शांत रेखा, या जिसे हम रेखाखंड भी कह देते हैं बेटा, शांत रेखा। शांत का मतलब है कि फिक्स लंबाई है। शांत का मतलब क्या हो गया, जिसकी लंबाई जो है फिक्स है। वैसे रेखा की लंबाई फिक्स होती नहीं है, तो अगर कोई एक ऐसी रेखा है जिसकी लंबाई फिक्स है तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो रेखाखंड है। मतलब एक उसका शुरुआती बिंदु है और एक उसका अंत बिंदु है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपकी क्या है, ये आपकी एक रेखा है और इस रेखा का नाम है L। ये है आपकी रेखा L। अब इस रेखा L पर मैंने क्या किया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया A बिंदु, और एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको हमने कह दिया B बिंदु। तो अब AB क्या कहलाएगा बेटा, A से B जो है ये अब रेखाखंड कहलाएगा। AB क्या कहलाएगा, AB कहलाएगा बच्चों रेखाखंड, ठीक है। A से B क्या कहलाएगा, A से B जो है वो आपका रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि आप इस रेखाखंड को जितना मर्जी चाहे उतना जो है क्या कर सकते हो, अनिश्चित रूप से दोनों ओर से जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हो। अब बढ़ाओगे कैसे, वो कुछ ऐसे देखो भाई, यहाँ पे रेखाखंड की बात चल रही थी, तो ये आपका वो रेखाखंड है, ये आपका वो रेखाखंड है AB, ठीक है। AB क्या है, आपका रेखाखंड है। अब इसको आप इधर चाहे जितना मर्जी उतना बढ़ा दो, ठीक है। देखो इसको मैं चाहे इधर जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा दूं, ठीक है, और ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड में भी इसे जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो मेरी मर्जी पड़े, मैंने इसको चाहे जितना मर्जी पड़े उतना बढ़ा दिया, और इतना जितना मर्जी चाहे इधर इतना बढ़ा दिया। वो कह रहे हैं कि अनिश्चित रूप से, कोई फिक्स नहीं है, आप इसको जितना मर्जी चाहे इधर बढ़ा दो और जितना मर्जी चाहे इधर बढ़ा दो। तो ये है इसकी प्यारे बच्चों दूसरी अभिधारणा कि एक शांत रेखा या रेखाखंड को अनिश्चित रूप से विस्तृत किया जा सकता है। विस्तृत करने का मतलब है बेटा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगली अभिधारणा देखते हैं, अभिधारणा नंबर 3। तो बेटा अभिधारणा नंबर 3 में क्या है, किसी केंद्र और किसी त्रिज्या को लेकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे देखो आपके पास क्या है, केवल एक ही
केंद्र है और आपने एक त्रिज्या ले ली है। अब इससे आप क्या कर सकते हैं भाई, अब इससे आप देखिए केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप प्रकार से क्या बनाते हो, प्रकार और पेंसिल से जब आप एक वृत्त बनाते हो, सर्कल बनाते हो कॉपी पे, ठीक है। अब आप मान लो उस प्रकार की नोक को हटाओ मत, और ना ही जो पेंसिल की दूरी है उसे बढ़ाओ घटाओ, जो दूरी है वही रहने दो, मतलब त्रिज्या भी वही रहने दो, और जहाँ पर तुमने पेंसिल की नोक रखी है उसे भी मत हिलाओ डुलाओ। तो फिर क्या होगा, जब तुम वृत्त बनाओगे तो बार 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 तुम्हें वही एक वृत्त मिलेगा, क्योंकि ना तो तुमने त्रिज्या को बदला ना तुमने केंद्र को बदला। अगर तुम ये चाहते हो कि भाई तुम्हें कोई दूसरा वृत्त मिले तो या तो तुम्हें केंद्र बदलना पड़ेगा, भाई पहले केंद्र यहाँ पे था अब मैं केंद्र यहाँ पे कर दूं, लेकिन त्रिज्या अभी भी मेरी वही है जितनी यहाँ पे थी, आर त्रिज्या यहाँ पे थी, अब यह आर त्रिज्या यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो या तो मैं क्या करूँ, ये देखो, या तो मैं क्या करूं कि केंद्र बदल दूं, अगर मैं केंद्र बदलूंगा तभी तो मुझे दूसरा वृत्त मिलेगा, या मैं क्या करूं कि केंद्र वही रहने दूं लेकिन त्रिज्या को कम ज़्यादा कर दूं। अब जैसे पहले इतनी थी त्रिज्या, है ना, लेकिन केंद्र कहाँ था, ये था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं त्रिज्या को कम करने वाला हूँ। देखो अब मैंने त्रिज्या को कर दिया कम, केंद्र वही है, और अब देखो अब एक वृत्त ये भी है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब तक तुम या तो केंद्र को नहीं बदलोगे या त्रिज्या को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हें कोई दूसरा वृत्त नहीं मिलेगा। तो दोनों में से किसी एक चीज़ को तो कम से कम आपको बदलना ही पड़ेगा, या तो दोनों को बदल दो या दोनों में से किसी एक को बदल दो, ठीक है। अगर तुमने दोनों को वही रखा है तो बार 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 तुम्हें वृत्त भी वही मिलेगा, तुम्हें कोई और वृत्त नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने वो कॉपी पे प्रकार वाला दे दिया है कि अगर हम उसी जिस जगह पे हमने प्रकार की नोक रखी, अगर हम उसी जगह पे प्रकार की नोक रखकर और बार बार सर्कल बनाते हैं, त्रिज्या भी नहीं बदल रहे, है ना, जो प्रकार में हमने दूरी ले रखी है वो भी हम वही रख रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो आपकी कॉपी का पेज है ना वो फट जाएगा। आपकी कॉपी का जो पेज है बेटा वो फट जाएगा, क्योंकि बार 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 आप उसी पर ही वृत्त बना रहे हो, तो वो तो एक ही काउंट हो रहा है, वो तो एक ही गिना जा रहा है ना। ये चलिए अगली अभिधारणा देखते हैं, अभिधारणा नंबर 4। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, पहली अभिधारणा क्या है बताइए, जो पहली अभिधारणा है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो देखो पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरी अभिधारणा है कि एक शांत रेखाखंड को कितना भी अनिश्चित रूप से विस्तृत किया जा सकता है, ठीक है। फिर तीसरी अभिधारणा है कि एक केंद्र है, एक त्रिज्या है, तो उससे केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा आप नहीं खींच सकते। अब आते हैं अभिधारणा नंबर 4 पर। तो अभिधारणा नंबर 4 ये है कि सभी समकोण जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी समकोण जो होते हैं प्यारे बच्चों, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। जितने भी समकोण हैं वो सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब आपने देखा होगा कि जैसे समकोण त्रिभुज होता है हमारे पास, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसको हम, तो ये एक थोड़ा बड़ा हुआ है ना, एक मान लो ये है आपका समकोण त्रिभुज, देखो ये भी क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है। फिर क्या है, ये हमने एक रेखा पर क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से भी हो सकता है, ये देखो ये भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों जितने भी समकोण होते हैं सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समकोण का चिन्ह होता है, ये किसका चिन्ह होता है, समकोण का, यानी कि 90 डिग्री। ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ठीक है, ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी आपका लंब डला हुआ है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। और ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका 90 डिग्री का ही कोण है, इसको अगर आप इस तरीके से देखो तो, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जितने भी समकोण होते हैं, है ना, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के होते हैं, सब 90 डिग्री के होते हैं जितने भी, क्योंकि समकोण का मतलब ही क्या है,
बेटा ये जो समकोण है, इस समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, चलो तो ये हो गई आपकी अभिधारणा नंबर 4। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सारी अभिधारणाओं को। तो पहली अभिधारणा ये है कि अगर एक बिंदु है तो उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक रेखा खींची जा सकती है, मतलब 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा नंबर 2, एक शांत रेखाखंड जो है उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा नंबर 3, एक केंद्र है, एक ही त्रिज्या है, तो उससे एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। फिर आती है अभिधारणा नंबर 4, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चारों की चारों अभिधारणाएं हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वीं अभिधारणा की बात करते हैं। और ये जो है बेटा 5वीं अभिधारणा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो 5वीं अभिधारणा है बच्चों, ये 5वीं अभिधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसको समझते हैं पहले। यदि एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा क्या होती है, 2 सीधी रेखाओं पर गिरती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा जो है वो ऐसे जा रही है, ये 2 सीधी रेखाएं थी। अब तीसरी रेखा जो है वो इन पर गिरती है, तीसरी रेखा ऐसे इन पर गिर गई। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, वो ये कह रहे हैं कि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो। ये क्या करती है, ये दोनों जो है एक ही ओर ऐसे इस प्रकार कोण बनाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कोण ये वाला बन रहा है और एक कोण ये वाला बन रहा है। तो ये वाला कोण बना और ये वाला कोण बना, तो इसको हमने कहा कोण नंबर 1 और इसको हमने कहा कोण नंबर 2। ठीक है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, सही है। चलो तो अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कोण आपका ये है और एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है अंतःकोणों की। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का योग जो है बेटा, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का योग किसके बराबर है, क्या ये 180 के बराबर है, नहीं 180 के तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या नहीं बना रहे, ये 180 से कम है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ जो है बेटा वो 180 से क्या है, कम है। तो अगर इन दोनों का जोड़ 2 समकोणों से कम है, भाई एक समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है ना, एक समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 2 समकोण का मतलब क्या होगा, 2 समकोण का मतलब हो जाएगा 2 गुणा में, आप देखो समकोण का मतलब 90, तो 2 गुणा 90 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 90 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 180 से कम है, 180 के बराबर नहीं है, 180 से कम है। ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से अगर कम होता है तो क्या होता है, तो फिर वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं अब उसी तरफ मिलेंगी, इनको अगर हम बढ़ाएंगे भाई, अब एक तो ये है कि मैं इसको इधर की तरफ बढ़ा दूं और एक ये है कि मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, है ना, और ऐसे ही, या फिर मैं इसको जो है इधर की तरफ ऐसे बढ़ाऊं, ठीक है, और ये वाली रेखा जो है इसको मैं इधर की तरफ ऐसे बढ़ाऊं। तो ये कहाँ पर मिल रही हैं, ये उसी ओर मिलती हैं जिस ओर जो है यह योग 2 समकोणों से कम होता है। अब देखो अगर आप इधर की तरफ बढ़ाओगे, ध्यान दो, अगर आप इधर की तरफ बढ़ा रहे हो तो ये तो फैलती जा रही है, इनके बीच की जो दूरी है वो तो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये देखो ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और बढ़ती जाएगी, है ना। तो इधर की तरफ तो दूरी बढ़ती ही जा रही है, तो इधर तो मिलेंगी नहीं। ये किधर मिल रही हैं, ये उधर की तरफ मिलती हैं जिधर की तरफ उन दोनों कोणों का योग 180 से कम आया है। तो ये इधर की तरफ मिली है, यहाँ पे, ये इधर की तरफ मिली है यहाँ पे, समझ रहे हो,
इस बिंदु पर मिली है यहाँ पर। तो ये है आपका बच्चों प्रतिच्छेदन बिंदु। ये आपका प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, कौन सा? ये वाला, ये यहाँ पे मिली है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये थी प्यारे बच्चों 5वीं अभिधारणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है सीधा सीधा। ठीक है, चलिए इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 से ज़्यादा है। जब आप देखेंगे नापेंगे तो इन दोनों का कोणों का योग 180 से ज़्यादा आएगा। तो ये इधर नहीं मिलेंगी, इधर मिलेंगी जिधर 180 से कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अब देखते हैं आपकी अगली प्रमेय, जो इस चैप्टर में एक ही प्रमेय है बेटा, पहली प्रमेय है और एक ही प्रमेय है। ये प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय ये कहती है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी जो आपकी रेखा है ना, दो अलग अलग रेखाएं हैं, तो उन दो रेखाओं पर एक से ज़्यादा बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो ऐसा बिंदु जो दोनों पर हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ? उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि एक ऐसा बिंदु जो दोनों पर हो, वो चीज़ नहीं होगी। समझ रहे हो? एक ऐसा बिंदु जो दोनों पर हो, ये चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु। अब मान लो एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा ये है, तो ये दो अलग अलग रेखाएं हैं। ये दो अलग अलग रेखाएं हैं, तो ये दोनों अलग अलग रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर तो काट रही हैं। देख लो, ये जो दोनों रेखाएं हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं जो है ये केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये केवल एक ही क्या होगा? केवल एक प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, केवल एक क्या होगा? प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। केवल एक क्या होगा बेटा? केवल एक आपका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि केवल एक ही ऐसा बिंदु होगा जो उभयनिष्ठ होगा। अब अगर इस बिंदु को देखो तो ये इस वाली रेखा पर भी है, और अगर इस बिंदु को देखो तो ये इस वाली रेखा पर भी है, दोनों रेखाओं पर है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु लेता हूँ, ये मैंने बिंदु लिया तो ये इस रेखा पर तो है, बट ये वाली जो रेखा है इस पे नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लूँ तो ये वाला बिंदु इस रेखा पर तो होगा, पर इस रेखा पर नहीं है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने बिंदु होते हैं जो दोनों पे होते हैं? तो ऐसे केवल एक बिंदु होते हैं जो दोनों पर होते हैं। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखो हमारी अभिधारणाएं हो चुकी हैं कंप्लीट, और इसमें प्ले फेयर की भी अभिगृहित आती है, जिसमें प्ले फेयर की अभिगृहित हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हमें अच्छे से समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सामने क्या है? निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। और आगे क्या बोल रहे हैं? क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वो क्या हैं और उन्हें कैसे परिभाषित किया जाएगा? ये सारी चीज़ हमें बतानी है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है बेटा समांतर रेखाएं। अब देखो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? कुछ इस तरीके से होती हैं समांतर रेखाएं। एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। ठीक है, तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, आपने देखा है बेटा समांतर रेखाएं जो है किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो जो समांतर रेखाओं की परिभाषा है उसमें बिंदु भी आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ऐसी रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब जैसे ये दोनों रेखाएं हैं तो ये किसी भी बिंदु, तो इसमें बिंदु शब्द आ रहा है ना, इसका मतलब मुझे समांतर रेखाओं को परिभाषित करने के लिए पहले बिंदु को परिभाषित करना पड़ेगा, पहले रेखा को परिभाषित। देखो रेखा शब्द भी आ रहा है। अब रेखा क्या होती है? रेखा जो है कई सारे बिंदुओं को मिलाने पर हमें मिलती है।
जब हम एक ही लाइन में, एक ही सीध में जितने भी बिंदु स्थित हैं, जब हम उन्हें मिलाते हैं, या कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने से जो है हमें एक रेखा मिलती है, ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखा मिलती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई समांतर रेखा के लिए मुझे बिंदु को भी परिभाषित करना पड़ रहा है, मुझे रेखा को भी परिभाषित करना पड़ रहा है कि भाई रेखा क्या है, बिंदु क्या है, तभी तो मैं समांतर रेखा को परिभाषित कर पा रहा हूँ। ये चीज़ है। चलिए अगला क्या है, अगला है बेटा लंब रेखाएं। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में कोण कितना होता है, समकोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा आपकी ये हो गई। आपने देखा होगा एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, तो बेटा एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, दोनों रेखाएं तो एक तरह से संख्या रेखा, जिसे हम क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा बोलते हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच में क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। इनके बीच में क्या होता है, समकोण। तो मतलब मुझे लंब रेखाएं परिभाषित करने के लिए मुझे फिर से समकोण भी बताना पड़ेगा कि भाई समकोण क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, तभी तो मैं लंब रेखाएं बता पाऊंगा। लंब रेखाएं बताने से पहले मुझे रेखाएं बतानी पड़ेंगी, रेखाएं क्या होती हैं, समकोण क्या होता है, तब जाकर के मैं लंब रेखाएं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला है प्यारे बच्चों रेखाखंड। तो एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई जो है निश्चित होती है, वह रेखाखंड कहलाता है, या ये कह सकते हैं कि रेखा का एक हिस्सा जो है, रेखा का एक भाग जो है वो रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, तो अब जब दो बिंदुओं को मिलाया जाता है, तो दो बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिलता है, रेखाखंड मिलता है। भाई ये मान लिया बिंदु ए है, ये मान लिया बिंदु बी है, तो दो बिंदुओं को मिलाने से हमें रेखाखंड मिलता है। तो रेखाखंड के लिए भी हमें बिंदु को परिभाषित करना पड़ रहा है कि नहीं। चलो अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कैसे परिभाषित करोगे बताओ। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बेटा, देखो एक आप ले लेते हैं स्थिर बिंदु। आपने क्या ले लिया, आपने एक ले लिया स्थिर बिंदु। ठीक है, आपने एक स्थिर बिंदु ले लिया और एक इस स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी ले ली। स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर जितने भी बिंदु स्थित हैं उन सबको आपने क्या कर दिया, मिला दिया, तब जाकर के आपको क्या मिल रहा है, वृत्त मिल रहा है। तो एक स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। और ये जो आपने स्थिर दूरी ली है, स्थिर का मतलब है बेटा फिक्स, ये बदलता थोड़ी ना है भाई। पॉइंट जो है यहीं पर फिक्स कर देते हैं हम, यहीं जमा देते हैं और फिर हम ऐसे घुमा देते हैं प्रकार को। और ये जो दूरी है ये भी हम नहीं बदलते, ऐसा थोड़ी ना कि दूरी कम ज़्यादा करते हैं, दूरी भी वही रखते हैं। तो फिक्स पॉइंट होता है उसे केंद्र कहते हैं, फिक्स दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या के लिए भी हमें क्या बताना पड़ रहा है कि एक स्थिर बिंदु से एक वृत्त की परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, वर्ग। बेटा वर्ग क्या होता है, वर्ग जो है वो एक प्रकार का चतुर्भुज है। वर्ग क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जिसकी चारों कोण कितने होते हैं, समकोण होते हैं। तो फिर समकोण को भी परिभाषित करना पड़ रहा है और भुजाओं को भी परिभाषित करना पड़ेगा कि भुजाएं क्या होती हैं। दो जो है बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिलती है, भुजा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब प्यारे बच्चों कर लेते हैं क्विज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब क्विज़ का पहला सवाल देखते हैं बच्चों। क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक समकोण में कितने अंश होते हैं। अंश का मतलब है बेटा कि कितने डिग्री का कोण होता है। समकोण जो है वो कितने डिग्री का कोण होता है। ABCD आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। और क्या बोल रहे हैं कि वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी हो बराबर होती हैं। वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी होती हैं परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है,
यस, बिल्कुल ये बात बच्चों बिल्कुल सही है कि वे वस्तुएं, सबसे पहले समकोण में कितने डिग्री होते हैं, कितने अंश होते हैं, 90 अंश होते हैं। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है बच्चों बिल्कुल सही है, 90 अंश होते हैं। अगला था कि वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये है प्यारे बच्चों छठे नंबर की अभिगृहित। ये कौन सी अभिगृहित है, ये है आपकी अभिगृहित नंबर 6, जाके चेक कर लेना। अभिगृहित नंबर 6, अभिगृहित नंबर 6 है ये, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मुझे ये बताना ना भूलें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें कि क्लास में अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।